आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका में प्लेन और हेलीकॉप्टर की टक्कर में सभी 64 लोगों के मारे जाने के आसार। ईरान ने ब्रिटेन को किया आगाह, यमन में फौजी मुदाखलत न करने की नसीहत, हालात बिगड़ने के जताए आसार। ईरान की नेवी अब करेगी एआई का इस्तेमाल, दुश्मन के जंगी जहाजों को कर सकेगी तबाह। गजा से हमास ने 3 इजरायली और 5 थाई सिटीजन किए रिहा, 110 फलस्तीनी भी हुए आजाद। दोनों तरफ खुशी का माहौल। और जेनिन कैंप में इजरायली फौजियों पर भारी हमला, गजा में सीज फायर होने के बाद से पहली बार गई किसी इजरायली फौजी की जान। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 30 जनवरी 2025 है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। थोड़ा देर से माजरत चाहूंगा। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। एक अपडेटेड खबर आपको पहले बता देते हैं। अमेरिका में एक बड़ा हादसा पेश आया जब अमेरिकन एयरलाइंस का एक जहाज और आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। जहाज रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। इस खबर में एक बड़ी अपडेट यह है कि इसीलिए इस खबर को मैं दोबारा आपके सामने रख भी रहा हूं कि अपडेट यह है कि इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों के हलाक होने का खदशा है। अभी तक मैंने आपको पहले 18, दोबारा में 28 तादाद बताई। अपडेटिंग खबर थी, लिहाजा जो अपडेट है वो ये कि इतने घंटे बाद उस चिलिंग पानी में, ठंडे बर्फ जमा देने वाले पानी में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। कोई सर्वाइवर नहीं मिला है। अमेरिकन एयरलाइंस के मुताबिक जहाज में 60 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स थे जो विचिता कांसास से यूएस की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी जा रहे थे। एक आर्मी ऑफिशियल ने तस्दीक की कि हेलीकॉप्टर जो कि एक ट्रेनिंग फ्लाइट पर था, उसमें 3 फौजियों को ले जाया जा रहा था जो फोर्ट बेलवोयर वर्जीनिया से उड़ा था। दोनों की टक्कर हो गई। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि हवा में हुई इस टक्कर में किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल फुल स्टॉप लगा देने वाली खबर अभी भी आनी बाकी है, लेकिन यह मान लिया गया है अब कोई इस हादसे में सर्वाइवर नहीं है, न बचा है और अब बस बॉडीज ढूंढी जा रही हैं। ईरान ने ब्रिटेन को आगाह किया है कि यमन में फौजी दखल का नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ईरानी वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिटेन को यमन में टेंशन्स बढ़ाने से बचने की हिदायत देते हुए ये कहा कि यमन में फौज के दखल का नतीजे में पूरे इलाके की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। फोन पर हुई गुफ्तगू के दौरान फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची और उनके ब्रिटिश हममनसब यानी कि काउंटरपार्ट ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी ने दो तरफा ताल्लुकात, न्यूक्लियर मुज़ाकरात और नए इलाकाई सूरत हाल पर भी बात की। वज़ीर ख़ारजा अराक्ची ने गजा और लेबनान में सीज़ फायर के बरकरार रहने की हिमायत का एक बार फिर से इजहार किया और ज़ायनिस्ट रजीम की एग्रेशन को रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अब बात ईरान की नेवी की बढ़ती हुई ताकत की। ईरान की नेवी अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से दुश्मन के जंगी जहाज़ों को तबाह कर सकेगी। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री मकसद के लिए इस्तेमाल करने का प्लान सबके सामने खोल दिया है, अनवील कर दिया है। कहा लो पर्दा हटा रहे हैं, देख लो जाग के, चाहे इधर से चाहे उधर से। ये एआई नेवल ऑपरेशंस और एयर डिफेंस में मदद करेगी। एआई की अहमियत और तफसीलात समझ लीजिए। नेवल ऑपरेशंस में इसकी क्या अहमियत होगी, क्या रोल होगा। एआई की मदद से IRGC की नेवी एक दुश्मन शिप को ट्रैक और टारगेट कर सकेगी जो अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दे या अपनी लोकेशन भी चेंज कर ले, फिर भी इसे एआई की मदद से फौरन लोकेट कर लिया जाएगा, ट्रैक कर लिया जाएगा और फिर टप से मिसाइल चूम कर जाएगी। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? एआई इस तरह डिजाइन की जाएगी कि सिर्फ दुश्मन के वॉरशिप्स को टारगेट करे ताकि जो मासूम लोग लॉजिस्टिक शिप्स पे हैं उनको नुकसान ना हो। यानी एआई फर्क कर सकेगा दुश्मन का जहाज कौन सा है और लॉजिस्टिक जहाज कौन से हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक्स होंगी इसकी, ये भी एक खासियत है। एआई दुश्मन के बड़े शिप्स को सिर्फ एक ड्रोन अटैक से डैमेज करने के लिए बेहतरीन जगह चूज करने में मदद करेगी, जैसे सेंटर ऑफ मास पे हिट करना, कि मतलब इनकी जो है तोंदी सबसे कमजोर है, यही मार दो। ये एआई का इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक नया दौर शुरू करने का इरादा रखता है जिसमें एआई की मदद से स्ट्रैटेजिक और एक्यूरेट मिलिट्री एक्शंस लिए जा सकें। अब बात इजराइल की फौज वेस्ट बैंक में घुसी है वहां की, बड़ा नुकसान हुआ है। जेनिन कैंप में इजरायली फौजियों पर भारी हमला हुआ है। गजा में सीज फायर होने के बाद से पहली बार किसी इजरायली फौजी के मारे जाने की खबर सामने आई है, लेकिन
गजा से नहीं, वेस्ट बैंक से। जगह कौन सी? जेनिन कैंप, मकबूजा वेस्ट बैंक। अब वाकया क्या हुआ? मकामी फ़लस्तीनी सोर्सेस के मुताबिक इजरायली फौजियों के खिलाफ बड़ा जाल बिछाकर एक भारी हमला किया गया आईडीएफ के रंगरूटों पर। नतीजा क्या हुआ? एक इजरायली सिपाही मारा गया, कई इजरायली फौजियों के जख्मी होने की खबर है, वो भी बेहद सीरियसली। फिर इसके बाद इजरायली मीडिया ने खबर दी जिसके मुताबिक हाइफा, जो इजराइल के कब्जे वाला शहर है, उसके रामबाम हॉस्पिटल में जख्मी फौजियों को हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर किया गया। अब तफसीलात को समझिए। फिलहाल मजीद मालूमात जारी नहीं की गई है। आप कहेंगे तफसीलात कह के फिर इधर से कन्नी काट गया। जी, जो जानकारी नहीं है वो उसके बाद नहीं बोलूंगा। कोई कह दे 45 मार दिए तो उनसे ही कहना कि उंगली रख के गिन के आए, और कोई बात नहीं। ये वाकया वेस्ट बैंक में इजरायली फौज के बढ़ते हुए नुकसान का एक और सबूत है, इसलिए खबर आपके सामने रखती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बैंक में इजरायली फौज का नुकसान हुआ, उससे कहीं ज्यादा फलस्तीनियों का है। इजरायली ड्रोन अटैक हुआ, उसमें वेस्ट बैंक में रहने वाले 10 फलस्तीनी शहीद हो गए, ये लिखा गया खबरों में। जगह कौन सी है मैं आपको बता दूं जहां अटैक हुआ। तामुन टाउन है, ये साउथ ईस्ट में है, तुबास शहर के वेस्ट बैंक में पड़ता है। इजरायली ड्रोन अटैक यहां हुआ जिसके नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हुए, 4 सीरियसली जख्मी बताए जा रहे हैं। फलस्तीनियों का जो पैलेस्टीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके मुताबिक यह हमला पिछली रात हमारे यहाँ सुबह लग चुकी थी। तब मकबूजा वेस्ट बैंक में पिछली रात इजरायली तशद्दुद का एक और वाक़ये की शक्ल में ये हमला पेश आया, जो फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक नया संजीदा चैलेंज है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का लगातार हमला करते रहना वहाँ के हालात बिगड़ने की तरफ इशारा कर रहा है। जेनिन में तो जेनिन जो है वेस्ट बैंक का, वहाँ तो आईडीएफ लगातार बुलडोज़र चलाकर लोगों के घर, मकानात, दुकानात भी गिरा रही है। वही गजा वाला। बढ़ते हैं आगे। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हाउथीज ने कुछ कहा है, सुनिए। अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गजा स्ट्रिप के फ़लस्तीनी लोगों को ज़बरदस्ती अरब मुल्कों में भेजे जाने का जो प्लान है या जो उनकी तजवीज़ है वो वेस्ट एशिया के लिए ख़तरा है। अंसरुल्लाह के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि फ़लस्तीनी लोगों को ऐसे मुल्कों में भेजने की बात करने का मतलब है कि रीजन को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, और ये बात न सिर्फ फ़लस्तीनियों और अरब्स के लिए बल्कि दुनिया भर में इंसानी तौर पर भी नामंजूर की जाती है। मैं आपको आगे खबरें और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ कि याह्या सिनवार के घर के आसपास आज कैसे अल-क़स्साम ब्रिगेड को तैनात किया गया, कैसे आज प्रिजनर डील हुई, क्या हुआ, उसकी तस्वीरें क्या हैं और किस तरीके से फ़लस्तीनी रिहा हुए। लेकिन पहले ज़रा सा जान लें कि गजा से हमास ने 3 इजरायली और 5 थाई सिटीजन्स को आज रिहा कर दिया। ये इनमें एक वो लड़की भी थी जिसकी वजह से नॉर्थ में लोगों को नहीं जाने दे रही थी आईडीएफ। खैर, 110 फ़लस्तीनी भी रिहा हुए हैं। दोनों तरफ खुशी का माहौल है। हमास ने गजा में हॉस्टेज बनाए गए 3 इजरायली अफराद को रिहा कर दिया। ये रिहाई सीज़फायर डील के तहत हुई। थाईलैंड के 5 मजदूर भी मुख्तलिफ फ़लस्तीनी ग्रुप्स के ज़रिए आज़ाद किए गए। इनके बदले में आज इजराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को जो उनकी जेलों में सड़ रहे थे उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि शाम को इनकी रिहाई से पहले इजराइल ने आदतन अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर रिहाई दे दी। ये वेस्ट बैंक का रमल्ला शहर है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, और एक गाड़ी के पीछे 2 बसेस आ रही हैं। इन्हीं में बैठा कर लाया गया है फ़लस्तीनियों को जो इजरायली जेलों में थे। ये आज़ाद कर दिए गए हैं। एक्सचेंज डील आज की मुकम्मल हो गई है। 110 फ़लस्तीनी रिहा किए गए हैं, और ये उनमें से जो सबसे मेन थे वो आगे खड़े हुए हैं। तस्वीर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वीडियो शेयर किया, हम उन्हें QNN को क्रेडिट देते हैं। ये फ़लस्तीनी लीडर हैं, इनका नाम है ज़कारिया ज़ुबैदी। हमने इनके बारे में आपको पहले भी बताया था, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ज़ुबैदी जो थे वो उन 6 फ़लस्तीनियों में से थे जो पहले इजरायली जेल को तोड़कर भाग चुके थे। इजराइल की गिल्बो जेल को सितंबर 2021 में इन्होंने एक चम्मच से ही गड्ढा कर डाला था। इन्हें फिर से रिहा कर लिया गया, वो फिर से कैद कर लिया गया इनके जेल तोड़ने के 2 दिन बाद ही। तो 2 दिन की इन्होंने आज़ादी तब भुगती थी, लेकिन अब ये इनकी लंबी आज़ादी है अगर दोबारा इन्हें इजराइल कैद नहीं करता है। आज की एक और तस्वीर आप देख लें।
رہائی کی تو آپ نے اسرائیلی ہوسٹیجز کی دن بھر دیکھ لی ہوں گی. یہ یحییٰ سنوار کا گھر ہے، القسام بریگیڈ. یہاں پر 4 فوٹوز آپ دیکھیں گے. یحییٰ سنوار کا گھر خان یونس میں ہے. وہاں پر پرزنر ایکسچینج ڈیل سے پہلے سیکیورٹی کو تعینات کیا گیا تھا. نہ اسرائیلی پرزنر یحییٰ سنوار کے گھر سے نکلیں، نہ وہاں پر پرزنر ایکسچینج ڈیل کو جو ہے وہ انجام دیا گیا. جو فلسطینی ہیں نیوز نیٹ ورک وہ یہی خبر دے رہے ہیں. ہم سے کسی ہمارے ویور نے کہا تھا بھولے بالے ہیں، کہیں جھوٹ دیکھ لیا ہوگا کہ وہ یحییٰ سنوار کے گھر سے نکالی گئی ہے پرزنر، آپ کو کیا پتا؟ تو ہم نے کہا بھیا آپ کو ہم بتا دیں گے جو ہم کو پتا ہے، تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں. الگ الگ دیکھو تھمبنیل میں جھوٹ دکھا کر بہت خبر جو ہے وہ لوگ چلاتے ہیں اسے. ارے آج تو ایک کالو مداری ہم کہتے ہیں اسے، مداری جیسی ہمیں شکل لگتی ہے، اس نے کمال کیا. وہ 9 اکتوبر سے ہمارے پروگرام ایران، اسرائیل، لبنان، اس کی سیریا کی 12 بڑی خبریں، اس طریقے کا تھمبنیل چرا رہا تھا. آج اس نے ہمارا شو ہی چرا لیا. جو صبح ہم نے جو تھا اس کی پوری اسکرپٹ چرا لی. جہاز سے ہیلی کاپٹر ٹکرائے وہ والی اسکرپٹ اس نے کیا کیا، اس نے ویڈیو پلے کیا اور وہاں رکھ دیا اپنے فون کا مائک یا کچھ اور. وہ ہم بولتے رہے، اس کی اسکرپٹ جو ہے وہ ٹائپ ہوتی رہی، پھر اس نے خود اس پہ اینکر کر لیا ایک ایک شبد اور نقطہ ویسے. ارے شرم کرو بے شرم. 2.5 ملین کے قریب تمہارے سبسکرائبر ہیں. ایک پروگرام کا تھمبنیل پہلے چوری کیا اور آج تو اسکرپٹ چوری کر لی. ایسے لوگ ہیں، آپ کو سلام کر کے آتے ہیں اور یہ ان کی شکل ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.